Hello, good morning everyone, and this is me Wazahat Hussain once again. And today in Indian Economic Development, we are going to start lesson Environment and Sustainable Development. And for the same, we should know about the very first thing, and that is concept of environment. एनवायरनमेंट एक्चुअली क्या है, उसका किस तरह से हम पे इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरह से ये हमारी सराउंडिंग्स को और इकोनॉमिक्स को इम्प्रेस करता है, दैट इज़ द मेजर थिंग. So now concept of environment goes like, environment is defined as all those conditions as they affect which influence human life. It is a sum of total of surroundings and the totality of resources that affects our existence and the quality of our life. जो एनवायरनमेंट होता है, हम जिस भी कंडीशन में ऑन प्लैनेट अर्थ वी आर लिविंग एट, सारी चीज़ें जितनी भी आपको दिखाई देती हैं, हवा, पानी, बादल, पहाड़, ज़मीन, इंसान, पेड़ पौधे, सब एनवायरनमेंट का पार्ट है. और अगर हम एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो वो कैसे इसे डिफ़ाइन करता है. Environment includes water, air and land and the interrelationship which exists among and between water, air, land and human beings and other creatures, plants, microorganisms and property. तो Environment Protection Act के अकॉर्डिंग जो इन्वायरमेंट है उसमें पानी, लैंड, हवा और उसके अंदर जितनी भी चीज़ें ज़िंदा उन सब के इंटर रिलेशनशिप को डिपिक्ट करता है. साथ ही साथ उन सब का अदर क्रिएचर्स लाइक ह्यूमंस, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनके साथ क्या रिश्ता है ये भी बताता है. राइट. सो अब हम कह सकते हैं कि ये जो ऊपर की डेफिनेशन है वो क्या सजेस्ट करती है. सो द अबव डेफिनेशन सजेस्ट दैट देयर आर फिजिकल और एबायोटिक एज वेल एज लिविंग और बायोटिक एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. यानी कि जो इन्वायरमेंट है उसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं. बायोटिक वो होते हैं जो ज़िंदा होते हैं, जैसे कि जानवर हुए, परिंदे हुए, इंसान हुए, प्लांट्स हुए, और एबायोटिक जैसे कि पानी, हवा, लैंड, पोर्स, मैनी अदर थिंग्स. Then second goes like, physical elements include land, water, air, soil, climate, mountains, minerals and all other resources which nature has provided to us as a free gift. And then living elements include all the kinds of living creatures like plants and animals which impact human life. ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें हैं इंक्लूड की जाती हैं. राइट. ना अब इसके बारे में अगर बात करें, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस और फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट. तो सबसे पहला, एनवायरनमेंट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन. ये हमारा एनवायरनमेंट ही है जो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए. देखिए एक चीज़ बता दें, नो डाउट हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप 4 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन सबसे मेजर फैक्टर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने का होता है रॉ मटेरियल एंड अदर थिंग्स. मतलब लैंड हुआ. अब लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स ही तो है जिससे चीज़ें हमें मिलेंगी. राइट. फिर लेबर अगर हम बात करें तो लेबर, कोई भी आदमी या कोई भी लेबर आपको तब तक मिल ही नहीं सकता अगर एनवायरनमेंट में हवा ना हो, खाना ना हो. ठीक है, हवा नहीं होगी, हार्डली कोई इंसान ज़िंदा रहेगा तो वो है 5 मिनट्स, इसके ऊपर तो ज़िंदा रह ही नहीं सकता. तो एनवायरनमेंट हम लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्शन के लिए. फिर एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ. एनवायरनमेंट से ही जो है लाइफ की जो एसेंशियल्स होते हैं वो हमें मिलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन एयर, वाटर, सनलाइट, एवरीथिंग एंड ऑल. राइट. तो ये सारी चीज़ें जो एक ज़िंदगी के जीने के लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, या फिर ह्यूमन क्रिएचर या इवन स्पर्म वेल हो, ये सारी ही चीज़ें इन्वायरमेंट हमें देता है ज़िंदगी जीने के लिए. देन एनवायरनमेंट एसिमुलेट्स वेस्ट. अच्छा, अब जब हम लोग चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, जाहिर सी बात रिसोर्सेज उनका यूज़ किया जाता है, तो उसके बाद कुछ वेस्ट निकलता है, कुछ ना कुछ लेफ़्ट ओवर बचता है. तो ये जो वेस्ट है, ये जो लेफ़्ट ओवर्स है, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है. तो
एसिमिलेट करता है वेस्ट। एंड देन एनवायरनमेंट इन्हेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ। इससे जो एनवायरनमेंट से जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं, चाहे वो रिवर्स हों, ओशंस हों, माउंटेन्स हों, ठीक है, सन हो, एयर हो, इन सभी से एनी हाउ समवेयर और द अदर जो क्वालिटी होती है वो लाइफ की इंक्रीज़ हो जाती है। इनफैक्ट इंक्रीज़ क्या, बेहतरीन हो जाती है, राइट। देन अब जब ये इन्वायरमेंट है तो उसकी कुछ प्रॉब्लम भी होंगी, जाहिर सी बात, हम ह्यूमंस कभी चुपचाप तो बैठते नहीं हैं, तो अब उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। क्या है, लेट्स सी। तो दो प्रॉब्लम जो हमारी इन्वायरमेंट से रिलेटेड निकल कर आती हैं, पहली होती है प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन एंड सेकंड गोज प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो पहली जो होती है कि जो भी हम यूज़ करेंगे उससे कुछ ना कुछ पोल्यूशन होगा, और सेकंड प्रॉब्लम कि किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना, राइट। Pollution refers to those activities of production and consumption which challenge purity of air and water and thereby pollute the environment. It is a series emerging challenge related to the process of growth, particularly related to the process of industrialization. Pollution has three forms: air pollution, water pollution and noise pollution. जब हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल, किसी भी रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं और उस रिसोर्स में अनवांटेड चीज़ मिक्स हो जाती है, ठीक है, जो उसको उसकी प्योरिटी को ख़त्म कर देती है, दैट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। और हमारे पोल्यूशन भी तीन टाइप के होते हैं: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। यानी कि हवा में घुली हुई कोई ऐसी चीज़ जो अनवांटेड है, पानी में घुली हुई कोई ऐसी चीज़ जिससे नुकसान होगा, या फिर आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाना। तो तीनों को ही थोड़ा थोड़ा करके देखें, क्योंकि जाहिर से नो डाउट इट इज़ वेरी ओल्ड टॉपिक, हम लोग बचपन से ये पढ़ते चले आ रहे हैं, बट फिर भी इवन at this level also somewhere or the other it is very important one. सबसे पहले एयर की बात करते हैं। एयर कैरीज ऑक्सीजन विच इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ। पोल्यूशन ऑफ एयर इम्प्लाइज पोल्यूशन ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ। अकॉर्डिंगली क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ इम्पेयर्ड। ठीक है, जो हवा होती है उसमें हमारे जीने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? ऑक्सीजन, जो हमें हवा में ही मिलती है। लेकिन जैसे हवा में पोल्यूशन मिक्स हो जाता है वो हमारी सीधे सीधे लाइफ पर असर डालता है। अच्छा, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन हो जाता है, एयर पोल्यूशन फैलता है? सो द एयर पोल्यूशन अकर्स ओइंग टू द प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट्स इन एयर। These pollutants may be poisonous gases such as carbon dioxide, carbon monoxide, or these may be suspended particles as dust, pollen and smoke. ठीक है, पॉल्यूशन क्या होता है कि हम जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उससे कुछ ना कुछ गैसेस रिलीज़ होती हैं, उनमें से कुछ तो पॉइजनस भी होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, या इनफैक्ट इसके अलावा और भी दूसरी गैसेस प्लस डस्ट पार्टिकल्स, पॉलन एंड स्मोक। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा बहुत से लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, बहुत से लोगों को पॉलन एलर्जी होती है, कुछ को स्मोक से एलर्जी होती है, और इस तरह से उनकी तबीयत ख़राब होने लगती है। तो ये पॉल्यूशन ही है जो उनकी हेल्थ में दिक्कत करता है। अभी इसकी और अगर बात करें कि क्या क्या एयर पॉल्यूशन से इंक्लूड कर जाएंगे, स्मोक एमिटेड बाय द इंडस्ट्रीज़ पर्टिकुलरली दोज यूजिंग कोल एज एनर्जी। तो जितनी भी एनर्जीज इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं वो सभी कुछ ना कुछ पोल्यूशन हवा में छोड़ती रहती हैं, ख़ासकर वो जो कोयले को एज अपना फ्यूल यूज़ करती हैं, वहाँ से तो सबसे ज़्यादा धुआं निकलता है। देन पॉइजनस गैसेस एमिटेड पर्टिकुलरली बाय प्लास्टिक एंड लेदर इंडस्ट्रीज़ इन द प्रोसेस ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ द मटीरियल्स। दूसरा आता है वो इंडस्ट्रीज़ जो या तो प्लास्टिक या फिर लेदर से रिलेटेड है। सबसे ज़्यादा पॉइजनस गैसेस उन फैक्ट्रीज से निकलती हैं। आप कानपुर में जाइए, स्पेशली कानपुर का पनकी एरिया एक है, यू विल लिटरली फील लाइक यू आर सफोकेटिंग इन ओपन। तो बिकॉज दैट इज़ अ कंप्लीट लेदर एरिया, लेदर इंडस्ट्री एरिया, राइट। तो वहाँ पर सीरियसली आपको सफोकेशन फील होगा अगर आप वहाँ से गुजरते हैं। ठहरना तो बहुत दूर की बात हो जाती है। देन थर्ड गोज एमिशन ऑफ गैसेज बाय द मोटर व्हीकल्स विच आर राइजिंग टू अ थ्रेटनिंग लेवल ओइंग टू एक्सपोनेंशियल राइज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, साथ ही साथ जो थर्ड एक होता है जो व्हीकल्स होते हैं हमारे, ये जिन पे हम सफ़र करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इन्वायरमेंट के पोल्यूशन का।
और ऑल थैंक्स टू दीज फिनोमेना ऑल्सो कि आजकल ये बहुत ही तेज़ी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मीन्स पहले किसी ज़माने में एक घर में एक मोटरसाइकिल या मैक्सिमम 2 होती थी, अब तो हर घर में तकरीबन जितने लोग हैं उतनी मोटरसाइकिल्स या कार या ऐसा कुछ रहता है। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो असर पे हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ ही रहा है। देन थर्ड इज़ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, वाटर इज़ अनदर एसेंशियल फैक्टर फॉर द लाइफ, चाहे वो हम हो या फिर दूसरी चीज़ें हों। लाइक एयर, वाटर इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड इट्स पोल्यूशन इज़ इक्वली सीरियस। अगर इसको भी आप पोल्यूट करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा हार्म होता है, राइट। पोल्यूशन ऑफ वाटर रिलेट्स टू कंटेमिनेशन ऑफ वाटर, यूज़ ऑफ पोल्यूटेड और कंटेमिनेटेड वाटर लीड्स टू द डिसीज़ लाइक डायरिया एंड हेपेटाइटिस। ठीक है, अगर आप स्पेशली यूपी में रहते हैं तो यू मस्ट हैव सीन द गैंजीज़। द गैंजीज़ इज़ at this time is literally much polluted river in north side, and government has run many of the plans and programs to clean that river, but still it is of no use as people are not only people but the industries are throwing their waste into the same directly. And also, if I am not forgetting this, it gives water to crores of the people living in the region. Excuse me. Now you can see the picture also given here. This is how the pollution is at this time. Well, what are the factors which are contributing in the pollution of any river or any water body? First one, industrial waste streaming into the rivers. As I told just now, the industries directly throws their waste material into the rivers, and then domestic sewerage that flows into the streams and rivers. Another reason, the sewer lines, the pipelines of sewers, they are also directly open in the rivers, which makes the water of that particular water body a polluted one. Agricultural runoff mixed with pesticide and insecticide that run into the stream and rivers. खेती में आपने देखा होगा कुछ पेस्टिसाइड्स, कुछ इंसेक्टिसाइड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जब उनसे पानी डाला जाता है तो कहीं ना कहीं बह के एक तरफ निकलने लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं मिक्स हो जाती हैं। एंड थर्मल पावर हाउसेज डिस्चार्ज ऐश मिक्स विद वाटर। और जो थर्मल पावर हाउस होते हैं वो भी, उनसे भी पानी निकलता है और वो भी सीधे सीधे जाके हमारा रिवर्स में ही, रिवर्स की वाटर बॉडीज़ में मिक्स हो जाता है। ठीक है, नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट थर्ड टाइप ऑफ द सेम, ठीक है, दैट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन। अनदर वन जिसका हमारे मेंटली असर पड़ता है। मैकेनाइजेशन हैज़ रेज द लेवल ऑफ एफिशिएंसी बट इट हैज़ इक्वली रेज द लेवल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। जितनी ज़्यादा हम मशीनों का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, हमारी एफिशिएंसी ऑफ वर्क उतनी बढ़ती जा रही है, बट एट द सेम टाइम उतना ही हमारा नॉइज़ पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। Noise pollution has recorded an exponential growth because millions of vehicles fitted with loud horns and noise generating engines are playing on the roads. अच्छा, ऐसा होता भी क्यों है? क्योंकि जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा मशीन्स यूज़ करेंगे उतना नॉइज़ आएगा, लेकिन उससे भी बड़ा है कि जो हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं, हर एक व्हीकल में हॉर्न लगे होते हैं, वो भी तरह तरह के हॉर्न्स लगे होते हैं, तो जो एक बार हॉन्क कर दे तो उससे बहुत, और लेट्स से कि एक जगह अच्छा खासा ट्रैफिक चलता है और वो ढेरों हॉर्न्स हॉन्किंग कर रहे होंगे, तो कितना ढेर सारा हमारा नॉइज़ पोल्यूशन सड़क और उसके आसपास क्रिएट हो जाएगा। प्लस जो इंजन्स यूज़ हो रहे हैं उसमें भी आवाज़ तो निकलती ही है। एक्सेसिव नॉइज़ कॉजेज इरिटेशन एंड अननेसेसरी फैटीग द बॉडी एंड द माइंड। अकॉर्डिंगली क्वालिटी ऑफ लाइफ deteriorates and efficiency is reduced. You may note the following sources of noise pollution. जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि इससे कोई पानी या ऐसा कोई ख़तरा नहीं होता, बल्कि वो सीधे सीधे हमारी बॉडी को ख़तरा होता है। हमारा मेंटल जो एक पीस होती है, मेंटल जो रिलैक्सेशन होता है, बॉडी का एक जो रिलैक्सेशन होता है वो खो जाता है। अच्छा, क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हमारी नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है? साउंड प्रोड्यूस बाय मशीन यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़, जो इंडस्ट्रीज़ में साउंड निकलता है उससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। ठीक है, फिर कार्स, ट्रक्स या दूसरे व्हीकल्स जो होते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उनसे आवाज़ें आती हैं।
एंड देन मशीन जो कंस्ट्रक्शन वर्क पे लगी होती हैं, आपने बहुत बार देखा होगा, एक दो कॉमर्शियल्स यानी कि एडवर्टीज़मेंट भी आते हैं, इसमें आपने देखा होगा एक सर पे दिखाते हैं कि एक इंसान गट 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 कर रहा है। तो ये क्या है, ये आवाज़ें हैं जो हमें मेंटली इरिटेट करती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सी नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आता है, जैसे आयरन ओर, वाटर, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं। लेकिन आज का टाइम जो इंसान है वो अपनी ग्रोथ करने के लिए हर एक प्लस पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए हर एक चीज़ को जितना मैक्सिमम पॉसिबल होता है उतना ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहता है। और इससे क्या होता है, प्रोडक्शन तो बढ़ जाता है नो डाउट, मगर उसके अलावा जो फिज़िकल कैपिटल और नेचुरल कैपिटल होती है उसका डेट्रियोरेशन होता है, उसकी हेल्थ में कमी आती है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फॉरेस्ट है, अब आपको लकड़ियाँ चाहिए तो लकड़ियाँ तो तभी मिलेंगी ना जब आप फॉरेस्ट को कट कर देंगे डायरेक्टली। साथ ही अब फॉरेस्ट आपने कट किया है, प्योर क्वालिटी ऑफ एयर नहीं मिलेगी, उससे आपकी हेल्थ को भी खतरा होगा, ठीक है। और ऐसा देखा जाता है बहुत बार कि देखा क्या जाए, इनफैक्ट ये एक फैक्ट है कि जितना ज़्यादा आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके साथ भी होती हैं, आती हैं, राइट। एंड often we make provision for the replacement of physical capital, but the depreciation or degradation of natural capital is often ignored or poorly addressed. साथ ही साथ हम इंसान हैं, अपनी चीज़ों को इतना ज़्यादा करने में व्यस्त हो जाते हैं कि हम ये ध्यान नहीं देते कि हम जिस प्रोडक्शन को करने के पीछे भाग रहे हैं, दैट इज़ कि हमें सेटिस्फैक्शन मिले, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, कहीं ना कहीं हम उसको ही नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके ख़राब कर रहे होते हैं, राइट। अच्छा, उसमें भी अब सबसे पहले ये नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज़ कैसा क्या है, द वेरी फर्स्ट हेडिंग गोज लाइक डिफॉरेस्टेशन। अब सबको पता है डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कि जब आप पेड़ों को काटना शुरू करते हैं वहाँ से ही डिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। Industrialization is a boon as it offers a variety of things to consume, enhancing the quality of life, but it is a bane when it causes deforestation. ये हमारे लिए इम्प्रूवमेंट करना, ग्रोथ करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन at what rate? हमें लकड़ियाँ चाहिए ताकि हम अच्छा घर बना सकें, अच्छा फर्नीचर बना सकें, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी हो, लेकिन जैसे ही हमने लकड़ी काटी है वैसे ही एक पेड़ कम हुआ, और एक पेड़ कम हुआ इसका सीधा सा मतलब है कि फ़िज़िकल चीज़ों से हम अच्छे हो रहे हैं बट इंटरनली हम उतने बुरे हो जाएंगे, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन शुरू हो जाएगा, राइट। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक चीज़ और भी कि क्यों होता है डिफॉरेस्टेशन, घर एक प्रॉपर पॉपुलेशन बढ़ रही है, घर बनाने की ज़रूरत है, घर बनाएंगे तो हमें फॉरेस्ट को क्लीन करना पड़ेगा, अगेन पेड़ साफ, इंडस्ट्रीज़ बनानी है, इंडस्ट्रियल एरिया इस्टेब्लिश करना है, प्रोडक्शन हाउस क्रिएट करना है, ज़मीन चाहिए, अगेन फॉरेस्ट साफ। इसके अलावा और दूसरी चीज़ें भी होती हैं लाइक ओर्स है, माइनिंग्स वगैरह सब है, तो कहीं ना कहीं हम लैंड किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा चीज़ होती है तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे पूरे जंगल काट देते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स है बढ़ रही है, ठीक है। प्लस उसके अलावा हम लकड़ियों का इस्तेमाल बहुत सी चीज़ों में करते हैं, फर्नीचर बनाना होता है, अपना घर की फर्निशिंग करना होता है, ठीक है, हम इसको एज ए फ्यूल भी यूज़ करते हैं, बहुत सी चीज़ें। इवन ट्रीज़ का इस्तेमाल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के तौर पे भी होता है, मेडिसिन्स बनती हैं और उसके लिए हम क्या करते हैं, सीधे सीधे उनको काट के फेंक देते हैं। तो और कुछ पॉलिसीज़ या प्लान्स भी होते हैं जिनकी वजह से भी हमारा फॉरेस्ट जो है वो क्लीन हो जाता है, जैसे कि रिवर प्रोजेक्ट्स हो गए, जैसे भाखड़ा डैम हुआ, दामोदर वैली प्रोजेक्ट हुआ, इसमें भी हमने बहुत ढेर सारा क्या किया, उठाकर पूरे फॉरेस्ट को काट दिया। देन सेकेंड गोज लाइक डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मीन्स लॉस ऑफ फर्टिलिटी और फर्टिलिटी ऑफ लैंड विच अकर्स ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब डिग्रेड कैसे होता है लैंड की, कुछ चीज़ें होती हैं जिससे उसकी फर्टिलिटी या यूज़फुलनेस ख़त्म हो जाती है। किन रीज़न से होता है, पहला
सॉइल इरोजन। जो सॉइल होता है अगर उसमें इरोजन होना शुरू हो जाए तो हमारा डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर लैंड का। उस कॉज बाय, अच्छा क्यों होता है सॉइल इरोजन? कॉज बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और फ्लड्स। बहुत तेज़ आंधी आ गई, तूफ़ान आ गए या फिर फ्लड आ गया तो उससे ऊपर की जो अच्छी लेयर होती है वो बह जाती है। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ सॉइल इरोजन वी आर रेफरिंग टू द लॉस ऑफ अपर लेयर ऑफ द सॉइल विच कंटेन्स मेजर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सबसे ऊपर की जो सॉइल की लेयर होती है सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट उसमें ही होते हैं, ह्यूमस एंड ऑल। फिर एल्केनिटी एंड सैलिनिटी ऑफ सॉइल कॉज बाय वाटर लॉगिंग। साथ ही साथ अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में वाटर लॉगिंग हो गई तो जो सॉइल होती है वो एल्काइन और सलाइन हो जाती है, जिससे अगेन उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं और इधर उधर ख़राब हो जाता है। Excessive water logged on the topsoil, it tends to suck up the nutrients and of the soil and reduces its fertility। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का मिसयूज़ भी कह सकते हैं, प्लस कुछ कॉजेज़ है जिनसे हमारा पर्टिकुलर ये डिग्रेड हो रहा है ना। कॉजेज़ ऑफ, अगर हम अब आगे बात करें कॉजेज़ ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की, तो व्हाट आर द मेजर reasons that the environment is being degraded? The very first thing is population explosion। अब अगर जैसे इंडिया की ही बात करें, इस वक्त में इंडिया इज़ सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। ठीक है, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगी किसी भी कंट्री की उतना ही ज़्यादा वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल होगा, और जितना ज़्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन होता जाएगा, आई विल यूज़ द वर्ड एक्सप्लॉयटेशन बिकॉज फिर कोई भी चीज़ लिमिटेड अमाउंट में इस्तेमाल हो नहीं सकती, एक्सेसिवली ही यूज़ होगी। और क्योंकि वो एक्सेसिवली यूज़ होगी वो हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड करेगा ना। सेकेंड थिंग, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। अच्छा, एक और चीज़ होती है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है, दैट इज़ पॉवर्टी। हर जगह बहुत ज़्यादा पॉवर्टी होने से क्या होगा, इंसान सस्ते चीज़ें या कुछ ऐसा ढूंढने जो उसे फ्री में मिलने लगे, और उसके चक्कर में चलते हुए वो जो रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज है उनको बेइंतहा यूज़ करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे खाना पकाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत होती है, तो अब वो क्या करेगा, देखेगा जंगल जाएगा और वहाँ पर लकड़ियाँ काटना शुरू कर देगा, राइट। अब जैसे ही लकड़ियाँ काटेगा सो ऑब्वियसली वहाँ पर प्रॉब्लम्स तो शुरू हो ही जाएंगी। देन इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, फिर वही बात, इतना ज़्यादा शहरीकरण हो रहा है कि लैंड क्लियर किए जा रहे हैं, लैंड क्लियर किए जा रहे हैं क्यों, क्योंकि ताकि हाउसिंग सोसाइटीज़ बन सकें, बिल्डिंग्स बन सकें, और इसका सीधा से इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ता है क्योंकि हम फॉरेस्ट को कट करके ही लैंड क्लीन करते हैं। देन इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। अगर अब हम खेती और एग्रीकल्चर की बात करें तो इस वक्त में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे। KNP आपने शायद से नाम सुना होगा, यूरिया का इस्तेमाल होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी ज़मीन में मिलते हैं, और ज़मीन में मिलते हैं प्लस पानी में मिलते हैं, वाटर बॉडीज़ में मिलते हैं, जिससे सीधे सीधे इन्वायरमेंट इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट गोज़ लाइक रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, या इन अदर वर्ड्स जितनी ज़्यादा भूख बढ़ेगी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की, उतना ही ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, और जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा जाहिर सी बात है इट विल इंक्रीज़ द फैक्टर्स ऑफ पोल्यूशन, फिर चाहे वो लैंड हो, चाहे वो एयर हो, या फिर वो नॉइज़ पोल्यूशन हो। देन मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, जैसे हम लोग बात करें सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पॉपुलेशन से रिलेटेड है, और जब इंसान इतना ज़्यादा कमा रहा है तो उतना ज़्यादा वो खर्च भी करेगा, मूव भी करेगा, कम्यूट भी करेगा, तो अब व्हीकल्स जो हैं उनका भी नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जैसे हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया था। उससे भी दो तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स श्योरली आती हैं। पहला ये है एयर पोल्यूशन, क्योंकि हर एक गाड़ी कुछ न कुछ गैस रिलीज़ करती है, एंड सेकेंड गोज़ नॉइज़ पोल्यूशन, कि जो भी नॉइज़ क्रिएट करती है उससे नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ता है। Then, disregard for the civic norms. The general public in India tends to disregard the civic norms. Often the roads are littered and horns and loudspeakers are indiscriminately used.